गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी करने वाले हैं। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो हमारे दो साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग और पियाजे ने दी है। ठीक है, तो आज हम कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोरालिटी है या मोरल है ये डिसाइड कैसे होता है, ये मतलब मोरालिटी है क्या। ठीक है, तो इफ मॉरलिटी इज ऑल अबाउट कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसको पहचानना, इसकी पहचान करना, यही नैतिकता है। ठीक है, मॉरलिटी की हिंदी है ना नैतिकता। तो क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसी चीज को पहचानना या राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना इज मोरालिटी। ठीक है, इसको पहचानना ही नैतिकता है। ठीक है, तो अब जब कोलबर्ग की थ्योरी दे रहा था उसने उसमें 4 एस्पेक्ट्स दिए थे कि जो नैतिकता कैसे कैसे हो सकती है या क्या हो सकती है, या ऐसी क्या चीजें होती हैं जो किसी एक इंसान की मोरालिटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, ये कैसे इफेक्ट होती है या एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों की मोरालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ड्रिंक करना इज नेचुरल, इज नॉर्मल, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, उनकी मोरालिटी हर्ट नहीं होती। लेकिन दोस्त जो ड्रिंक नहीं करते तो उनके लिए मॉरलिटी हर्ट होती है कि ये हमारे मोरल के खिलाफ है, हम ड्रिंक नहीं करते। पर जो करते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं है। अब जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, एक पैकेट पे भी लिखा रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट स्टिल लोग करते हैं। देखो ये रूल बना हुआ है ना, मतलब बता रही है गवर्नमेंट की ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्टिल गवर्नमेंट बेच रही है और हम लोग खरीद के पी रहे हैं। तो जिनके लिए स्मोक करना, ड्रिंक करना नॉर्मल है तो वो उनके मोरल के खिलाफ नहीं है। बट जो लोग ड्रिंक नहीं करते या दारू नहीं पीते तो ये उनकी मॉरलिटी के खिलाफ है। तो ये जो मोरल होता है ना, इन अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी थॉट्स या थिंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जो कोलबर्ग है बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 4th स्टेज में ऐसा होना चाहिए तो हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, या 5th स्टेज में ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है। ये जो सारी चीजें है ना, एक बहुत सारे लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों पर डिफाइन होती हैं। हम उनको उस पर डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी स्टेजेस होती हैं कि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ दी लोग यही चीजें करते हैं। इसी वजह से ये थ्योरी है और इसको अप्रूव किया गया, इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं सही मानी गई है, सही हुई है कि हाँ ऐसे ही होता है। तो जो किसी का भी मोरल डेवलपमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो जब कोलबर्ग ने ये थ्योरी दी तो इसने इसके 4 एस्पेक्ट्स बताए। ठीक है, इन चारों में भी सबसे पहले उसने जो अपना मोरल बताया है ये है मोरल रियलिज्म, मोरल कोऑपरेशन, मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग। तो मोरल का तो मतलब आप सबको पता ही है, नैतिकता या नैतिक। तो नैतिक यथार्थवाद, नैतिक सहयोग, नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कण। ठीक है, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले या इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, ये क्या होता है। देखो मोरल रियलिज्म है, यथार्थवाद है कि मतलब जो रियलिटी है ना आपको उसी से अपनी मोरलिटी डिफाइन करनी है या आपको उसी चीज से लेकर के चलना है कि हाँ यही नैतिकता है। जैसे कि आपको बाइक पे जाना है तो आपको हेलमेट पहनना है, तो ये मोरल रियलिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये जो फाइन है ना वो डिसाइडेड है, ये रियलिज्म है, ये यथार्थवाद है कि ये फिक्स है, ये चीज ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि रेड लाइट है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट होती है, आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये सब मोरल रियलिज्म है, यथार्थवाद है। ठीक है, कि आपको ये जो चीजें हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी, जो दुनिया की सच्चाई है, जो दुनिया में होता है, जो सारे लोग करते हैं वही आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज सही है, वो चीज सच है, मतलब वो चीज सही है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा मानी जाती है तो वो मोरालिटी बन गई। इसलिए मोरल रियलिज्म है कि जो चीज दुनिया में है सारे लोगों को उसको फॉलो करना है तो आपको भी फॉलो करना ही पड़ेगा। ये आपकी मोरल रियलिज्म है, ये मोरल यथार्थवाद है कि ये सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप रूल, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फाइन दो। ठीक है, ये आपके ऊपर कम कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फाइन दो, बट ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड है मोरल कोऑपरेशन यानी कि मोरल सहयोग।
अब मोरल सहयोग क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब आपके मोरल कोऑपरेशन बनता है कि आप उसको उठा करके फर्स्ट एड दो, या उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, या फिर आप खड़े होकर वीडियो बनाते रहो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये हमारा मोरल कोऑपरेशन कहलाता है कि किसी के भी ऊपर कुछ चीज आ जाती है या किसी को किसी की हेल्प चाहिए, तो आपकी मोरालिटी क्या है, आप उसकी हेल्प करते हो या नहीं करते, या फिर उसको कॉपरेशन देने से पहले आपको अपने माइंड में कितना लड़ना पड़ता है कि मैं हेल्प करूं नहीं करूं, या जो भी है। ठीक है, सेकंड है जैसे कि मान लो एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है, एम्बुलेंस जा रही है, अब आपको क्या है, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए चाहे। अब आप ट्रैफिक जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस बार बार हॉर्न बजा रही है कि भाई मुझे जाने दे, मुझे रास्ता दे दे, मुझे रास्ता दे दे। आप कह रहे नहीं भाई, मैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा, मैं तो नहीं दूंगा रास्ता, मैं तो अपने रास्ते जाऊंगा, मैं तो बहुत ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाला हूँ, मैं तो करूंगा, आप उसे जाने नहीं दे रहे, तो इट मीन्स कि आप मोरल कोऑपरेशन नहीं कर रहे। तो इसी में अगर आप साइड हट जाओगे और एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे दोगे, तो आप मोरल कोऑपरेशन कर रहे हो, यानी कि सहयोग कर रहे हो, मोरालिटी में आप सहयोग कर रहे हो। इसी तरीके से एम्बुलेंस के लिए रेड लाइट फॉलो करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस जो है वो एम्बुलेंस को मोरल कोऑपरेशन देती है। ठीक है, मोरल कोऑपरेशन का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज मोरल डायलेमा, कि मोरल दुविधा क्या होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसपे तो हमारी पूरी की पूरी थ्योरी हुई थी, हिंज की थी। ठीक है, हिंज जो यूरोप का एक इंसान था, आदमी था, इसकी दुविधा इतनी गहरी दुविधा थी, इसकी इतनी बड़ी दुविधा थी कि इसकी दुविधा पे लेके हमारी पूरी की पूरी थ्योरी तैयार उनकी हो गई। तो बेसिकली मोरल डायलेमा क्या होती है कि जब आपके दिमाग को ना, आपको दिमाग को किसी एक चीज को करना पड़ता है, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, मतलब आप जो करने जा रहे हो ना, आपका दिमाग ही आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि ये चीज सही है या गलत, ये चीज सही है या गलत, क्या करूं क्या करूं, मतलब नैतिक दुविधा क्या है कि मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको गलत काम करना पड़ेगा, गलत काम भी और सही काम भी, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं सही करूं या गलत। मतलब जब आप सही और गलत के बीच में फंस जाते हो ना, जब आप सही और गलत के बीच में फंस जाते हो, तो वो आपकी नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, नैतिक मोरल डायलेमा होती है जब आप सही और गलत के बीच में फंस जाते हो। और फोर्थ वन है नैतिक रीजनिंग, वो मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, जो रिपीटिंग मोड पर आता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सही एवं गलत, है ना, सही एवं गलत के ज्ञान की प्रक्रिया में चिंतन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही एवं गलत के ज्ञान के चिंतन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना। अब इंग्लिश में क्या होता है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन इन राइट एंड रॉन्ग व्हाट विल यू डिसाइड। ठीक है, ये क्या कहा जाता है, इसको मोरल रीजनिंग कहा जाता है। मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्कना। जब आप जैसे कि अब आप सही और गलत के बीच में फंसे हुए हो, तो वो आपकी नैतिक दुविधा है, लेकिन आप सारा दिमाग में सारी कैलकुलेशन करके, अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करके, मतलब आप कुछ डिसीजन ले लेते हो, आप किसी एक चीज पे आ जाते हो, तो वो आपकी रीजनिंग होती है। ठीक है, मोरल रीजनिंग की जब आप हिसाब किताब लगा करके, सही गलत करके जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको सही करना है या गलत करना है, ठीक है, तो वो आपकी नैतिक तर्कना होती है कि मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ, मतलब क्या करना है। अब वो सही चीज हो तो भी आपके ऊपर है, गलत चीज है तो भी आपके ऊपर है, बट अब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, वो आपकी मोरल रीजनिंग होती है। जैसे कि हम रीजनिंग अभी करते हैं, हमारे पेपर में आती है, तो हम कुछ ना कुछ, जैसे हमारी कोई सीरीज दी हुई है, मतलब हमने सीरीज दे दी 4 9 25, अगला क्या होगा, तो हम सारा कैलकुलेशन हिसाब में करते हैं, ये ऐसे करके 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं, उसमें से एक चूज कर लेते हैं ये। ठीक है, ओके, ऐसे करके आपके पास चीजें अवेलेबल है, सही गलत का आपने सारा हिसाब किताब कर लिया, भाई ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि चलो ये है। ठीक है, अब ये है, तो ये जो सारा प्रोसेस है, सारा सोचने का, सारा करने का, सब कुछ, तो ये क्या होता है, ये मोरल रीजनिंग होती है हमारी। ठीक है, आई होप आपको ये चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे। ठीक है, तो आप सारे यूज टू ही होंगे, सब यूज टू होंगे, सबको पता है उसने 3 लेवल दिए हैं और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है, तो इस तरीके से हमें 3 2 6 स्टेजेस हमें पढ़नी है कि क्या स्टेज है क्या नहीं। और मैं भी ना हिंदी मीडियम से हूँ, बट आप ना एक काम करना, ये है ना, इनके नाम ना इंग्लिश में ही पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में एक बार नाम याद हो जाते हैं ना, तो इनके चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि हिंदी में तो ये कभी कुछ देते हैं कभी कुछ देते हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है, हमें पता भी होता है ना,
तो भी दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई पता नहीं कौन सा होगा, क्या होगा। तो इसकी जो पहली स्टेज होती है ना, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें जो नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है, वो बिल्कुल जीरो होती है। हम उसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। 0 से 3 में हम मानते हैं कि नैतिकता बच्चे में 0 है, ठीक है। इसके बाद जो क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज आती है। ये ना लोएस्ट, इसमें ना सबसे कम मॉरलिटी होती है। जो बच्चे में ना, जो एक बच्चा होता है, इसमें सबसे कम मॉरलिटी होती है। और इसमें एज ग्रुप होता है 4 से 10 साल तक का, ठीक है। तो 4 से 10 साल का एज ग्रुप इसमें होता है। तो हम फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं कि ये स्टेज है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेट ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इतना पढ़ लेते हैं कि इस बच्चे को बोल देंगे, बच्चे ये काम करो नहीं तो तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। तो बच्चा हमारे डर से काम कर लेता है। लेकिन इस स्टेज में सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस स्टेज का पूरा मतलब क्या है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ये एक वो एज होती है कि अगर हम बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तू ये काम कर, तो उसको करना पड़ेगा और वो करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी मॉरलिटी इफेक्ट होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे का माइंडसेट बना होता है ना, वो ये होता है कि हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स सही कह रहे हैं। नो मैटर वो क्या कह रहे हैं, बट हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली वो सही कह रहा है, वो जो भी कह रहे हैं। तो ये होती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने कहा है, अगर मैं वैसे नहीं करूंगा तो मेरे को मार पड़ेगी। तो इसमें जो बच्चा काम करता है ना, ये अपनी मॉरलिटी से काम नहीं करता। इसमें बच्चे को कुछ लेना देना नहीं होता कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूँ, या मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ। बच्चे को कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे पता ही नहीं वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट बच्चे को इसमें एक चीज पता है, इन दोनों ही स्टेज में बच्चे को ये चीज पता है कि ये काम मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहा है। इसमें जो बच्चा काम करेगा ना इस स्टेज में, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से करेगा या किसी ना किसी डर की वजह से करेगा। उसमें ये मॉरलिटी नहीं है, इसमें मॉरलिटी होती है बच्चे के पेरेंट्स की, ठीक है। इसमें बच्चे की मॉरलिटी इफेक्ट होती है, या बच्चा जिससे प्रभावित होता है जिस मॉरलिटी से, वो उसके पेरेंट्स की मॉरलिटी होती है। बच्चे का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे कि बच्चे ने कहा है कि मेरे को होमवर्क करके लेके जाना है, नहीं तो कल मेरे को टीचर डांटेगी, तो वो टीचर से डर के काम करेगा। मम्मी ने कहा है कि मुझे 10 बजे तक सो जाना है, टीवी नहीं देखना, नहीं तो पिटाई पड़ेगी, तो उसलिए उसको सोना है। उसको खुद से नहीं सोना, उसको कोई मतलब नहीं तो वो 2-3 बजे तक टीवी देखेगा। पर जस्ट बिकॉज मम्मी ने कहा है उसको सोना है 10 बजे तक, इसलिए वो सोएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट होती है, जो बाहर से इफेक्ट होती है, पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। मोस्टली जो उसके आसपास का एनवायरमेंट होता है वो कंट्रोल करता है। और सेम है ये नेव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही चीज है कि इसमें जो मॉरलिटी या सब कुछ होती है ना, ये बाहर के द्वारा होती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें ना बच्चा गिव एंड टेक वाली बात करता है, टेक एंड गिव, ठीक है। इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7-8-9 साल का हो जाता है, तो इसमें ना बच्चा करता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मतलब इसमें ना बच्चा अपना कुछ फायदा देखने लगता है कि अच्छा अगर मेरा कुछ फायदा है ना तो मैं करता हूँ, नहीं तो वो मना कर देता है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। देखो इस वाली में भी ये वाली सिचुएशन तो अभी भी चलेगी कि मतलब उसको ये काम होमवर्क तो करके लेके जाना है, टाइम से सो जाना है, बड़ों की बातें माननी है। क्यों? क्योंकि बड़ों ने ऐसा बोला है, सारे लोग ऐसा करते हैं, ये सही है। पर ये सही क्यों है ये बच्चे को नहीं पता, बट उसको ऐसा बोला गया है इसलिए उसको ये चीज करनी है, ठीक है। अब इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, इसमें ना बच्चे को थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, अक्ल आ जाती है, वो टेक एंड गिव एंड टेक वाली बात करने लगता है कि अगर तुम मेरे को दे दोगे तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसे वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने लगता है चीजें। अब जैसे कि मान लो उसके पास कुछ खिलौना है खेलने के लिए, तो कोई इससे मांगता है तो कहता है अच्छा तू मुझे ये दे दे, तू मेरा ये ले ले, तो वो खेलता है, ठीक है। अब फिर उसकी मम्मी इनको ना अब डांटने से थोड़ा सा आगे आना पड़ता है। वो कहता है अच्छा तू ये काम करेगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, कहते अच्छा चॉकलेट दोगी, तो वो ये काम करेगा, भले ही वो काम उसका ही क्यों ना हो, बट अगर उसको उसके बदले में कुछ मिल रहा है ना तो वो उसको खुशी खुशी करेगा और वो करेगा। तो ये वाली स्टेज होती है जब बच्चे को ना बदले में कुछ चाहिए होता है, ठीक है। ये गिव एंड टेक वाली स्टेज आ जाती है कि बच्चा करेगा तुम्हारे लिए भी काम, बट उसको भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब मान लो उसको बोल दो कि तू 5वीं क्लास में 90% मार्क्स ला और हम तेरे को साइकिल दिला देंगे, तो वो पढ़ेगा, पढ़ना देखो उसका काम ही है, बट वो इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि उसको नंबर लाने हैं, उसको नंबर इसलिए लाने हैं क्योंकि उसको साइकिल मिलेगी, ठीक है। तो वो अभी जो उसकी मॉरलिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके आसपास का जो एनवायरमेंट मिला हुआ है, वो बाहर से जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उसकी मॉरलिटी वो डिसाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें ये जो मॉरलिटी होती है वो लोएस्ट होती है, बच्चे के अंदर मॉरलिटी बिल्कुल बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि जो उसकी मॉरलिटी है वो बाहर से डिसाइड हो रही है, ठीक है। उसका अपना का खुद का घंटा कुछ है नहीं,
ठीक है। लेवल सेकंड हो जाती है कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, ये 10 से 13 साल के बच्चों की होती है, ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है, थर्ड स्टेज जो होती है गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज होती है, ठीक है। आप पढ़ा होगा आपने, अच्छा बच्चा अच्छा लड़की, अभिमुखता हिंदी में। तो इसमें इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना उसको ना अच्छा बनना होता है, मतलब कि अच्छी इमेज बननी होती है, कि मतलब अब इस टाइम पे जो बच्चे के अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं, तो क्या होता है फीलिंग से अगर आसपास उसको बुरा बोला जाएगा तो उसको बुरा लगता है कि आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, बुरा लग रहा है। तो बच्चा चाहता है कि वो ना अच्छा बन के रहे, अच्छा लगे, मतलब हर जगह मेरी तारीफ हो, मैं जहां जाऊं तो मेरी बातें हो, लोग मुझे नोटिस करें, मेरे बारे में अच्छा अच्छा चीजें बोले। तो अब इसमें क्या होता है, अच्छा हम इसकी जो ये स्टेजेस है ना इसको हिंज की दुविधा से समझते हैं, जो हिंज की डायलेमा थी, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी उसी के ऊपर है, इसमें समझते हैं। अब मानो जब वो स्टेज 1 पे था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, तो इस वाली स्टेज में अगर हिंज एक बच्चा है छोटा सा है, अब उसको दवाई लेनी है, तो अब वो हिंज सोचता है कि क्या उसको दवाई चुरानी चाहिए। तो मोस्टली हम सबका आंसर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा यस होता है कि हाँ उसको चुरानी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हम सारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी स्टेज 6 पर है, हम सारी स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हैं, हम स्टेज 6 पर हैं। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि इन 5 पर बच्चों के क्या ओपिनियन होते हैं या बच्चों की मॉरलिटी क्या होती है। तो जब हिंज स्टेज 1 पर होगा तो अब उसको सबको स्टोरी पता है ना, या चलो मैं एक बार स्टोरी बता देती हूँ। उसकी वाइफ जो होती है बहुत ज्यादा बीमार होती है, कैंसर हो रहा होता है उसको, तो उसकी जो दवाई होती है वो एक क्लिनिक पर अवेलेबल होती है, सिर्फ एक ही क्लिनिक पर अवेलेबल होती है। तो उसको हिंज को वो चाहिए होती है, तो हिंज उसके पास जाता है कि भाई मुझे तू दे दे। अब मान लो वो 50 रुपए की दवाई है, लेकिन वो जो क्लिनिक वाला है या जो भी है वो उसको 500 रुपए की करके देता है, मतलब इतनी महंगी करके देता है, और हिंज के पास पैसे होते ही नहीं है। तो अब उसकी एक डायलेमा है कि वो क्या करे, उस दवाई को चुराए या ना चुराए। नहीं चुराएगा तो वाइफ मर जाएगी, चुराएगा तो जेल चला जाएगा। अब उसको डिसाइड करना है कि वो क्या करना है। तो अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमें क्या करना है, तो हम यही बोलते हैं कि उसको चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ की जान बच जाएगी, क्योंकि हम सभी स्टेज 6 पर है। पर जो बच्चा स्टेज 1 पर है उसकी क्या होगी, जहां पर स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट है। तो अगर यहाँ पर हिंज से उसकी दुविधा पूछी जाए तो वो बोलेगा कि नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं चुराऊंगा तो मेरे को मार पड़ेगी, मेरे को तो जेल हो जाएगी, मैं तो नहीं चुराऊंगा, भाई मेरे को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना, मैं तो नहीं चुरा रहा। अब वाइफ मरती है तो मर जाए, और फिर मरने का तो उसको तो पता ही नहीं उस टाइम पे क्या मरना है क्या है नहीं। वो कहती है कि भाई वो कहता है मैं नहीं चुराऊंगा, क्योंकि मेरे को तो जेल हो जाएगी, मेरे को सजा मिलेगी, तो मैं क्यों चुराऊं। अब जब वो सेकंड पे आ जाता है गिव टेक एंड गिव वाली पे, तब यहाँ पे हिंज का क्या होगा, जब हिंज की डायलेमा चल रही है तो वो इस वाली पे होगा कि वो अपनी वाइफ से कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं तेरे को दवाई चुरा के ला के देता हूँ, तू बदले में मेरे बढ़िया सा खाना बना दियो, ठीक है, या फिर मैं तेरे लिए दवाई ला दूंगा तो तू मेरे लिए ये कर दियो, जो भी उसको हो उस टाइम पे। ये तो इस टाइम पे सिचुएशन पे ये होगा हिंज का, कि अगर वो उसको दवाई ला के देता है, या तो वो मना कर देगा कि मैं तो नहीं चुरा रहा, मेरे को तो मार पड़ेगी, मेरे को पनिशमेंट होगी, और या तो वो ये करेगा इस वाली स्टेज पे कि अच्छा ठीक है मैं तेरे को दवाई ला के दे रहा हूँ, तू मेरे लिए ये मेरा काम कर दियो, ठीक है। अब जब वो स्टेज 3 पे आएगा गुड बॉय गुड गर्ल, तो यहाँ पे क्या होता है उसको ना मतलब स्टड बनना होता है बढ़िया सा कि हाँ भाई मैं ही हूँ। तो हर बच्चे का होता है ये, हर बच्चे को कि हाँ मैं हूँ, ऐसे वाली स्टेज आ जाती है। ये प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ा होगा। इसी स्टेज पे जब बच्चा आ जाता है तो गुड बॉय गुड गर्ल की स्टेज है, तो वो अच्छा बच्चा बनने के लिए बोल देता होगा, या अपने ससुराल में अपना रोब जमाने के लिए कि हाँ चल ठीक है मैं तेरे को दवाई ला के दे दूंगा, ताकि वो बहुत स्टड दिखे, बहुत अच्छा दिखे कि हाँ भाई उसने जान बचाने के लिए देखो जान बचाने के लिए उसकी दवाई ले आया, फिर उसको लगेगा अच्छा सब उसकी तारीफ करेंगे, कितना अच्छा लड़का है, दवाई चुरा के लिए आया, उसकी जान बचा ली, सब उसकी तारीफ करेंगे। तो ये वाली जो स्टेज है ना वो लोगों से प्रभावित हो रहा है, इस वाली में जो उसकी मॉरलिटी है वो लोगों से प्रभावित हो रही है, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए वो काम कर रहा है, उसको खुद से अच्छा करने का नहीं है, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि लोग उसके बारे में तारीफ करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी सेकंड लेवल होता है या जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज होती है हमारी, ये जो है ना ये हमारी सोसाइटी से इफेक्ट होती है, ठीक है। सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत, ये बात की बात है वो इसमें आती है फोर्थ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में। लेकिन इस दोनों ही स्टेज में हमारी जो मॉरलिटी होती है वो सोसाइटी से इफेक्ट होती है, ठीक है। इस थर्ड में आ गया। अब स्टेज फोर्थ में क्या होता है, इस टाइम पे ना बच्चों को सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, करने नहीं पड़ते मतलब सोसाइटी उसको जोर देती है कि तुमको करने पड़ेंगे, तुम करोगे तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम नहीं करोगे तुम गंदे बच्चे हो, अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो वाओ यू आर अ वेरी गुड बॉय, अगर होमवर्क करके ला रहे हो तो ओ नाइस कितना अच्छा होमवर्क करा है, ओ तुमने नहीं करा यू आर अ वेरी बैड बॉय, नो यू आर नॉट अ नाइस पर्सन। लाइक हम ऐसे कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं बच्चों को जो उनका इफेक्ट करता है उनकी मॉरलिटी पर।
अब की मान लो कि जैसे अब रेड लाइट है, एक इस टाइम पे बच्चा सारा रूल फॉलो करता है, स्कूल में जल्दी जाना, टाइम से रहना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम से लंच करना, वापस घर जाना, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स का यूज करना, मतलब सारी चीजें, ऑर्डर जो भी सोशल के ऑर्डर बनाए गए हैं, सोशली सोसाइटी ने जो ऑर्डर बनाए हैं उनको फॉलो करता है, और फॉलो के साथ साथ उनको मेंटेन करके भी रखता है कि हाँ ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसमें आ जाते हैं हम स्टेज 4 में। अब हिंज की डायलेमा के साथ देखते हैं। हिंज अगर इस स्टेज पर है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन पर अगर वो है, तो हिंज बोलेगा चोरी करना तो बुरी बात है, मैं तो नहीं चुराऊंगा, क्योंकि सोसाइटी ने बोला हुआ चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना गलत है, और अगर मैंने चुराया तो मैं गंदा बच्चा बन जाऊंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, तो मैं तो नहीं चुराऊंगा। ठीक है, भले ही अगर मेरी पत्नी की जान जा रही तो जाए, तू मर रही है बहन, मतलब तू मर रही तो तू मर जा, बट मैं तो नहीं चुराऊंगा क्योंकि इसका उल्लंघन होगा। और इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है कि मान लो एम्बुलेंस जा रही है, पूरी सड़क पे भीड़ है, तो आपको पता है ना ये एक है कि अगर एम्बुलेंस जा रही है तो सारे जो आसपास की साइड है, वो कार रोड जो भी जा रही होती है रोड पे, वो साइड हो जाती है और हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना होता है। तो अगर आप इसको सोशल ऑर्डर को इतनी अच्छे से, बड़े कड़े तरीके से इसको फॉलो कर रहे हो, तो आप तो रास्ता तो दोगे ही नहीं, और फिर एम्बुलेंस में बेचारा जो भी बहुत बुरी हालत में कंडीशन में, और उसके साथ क्या हो हमें नहीं पता। ठीक है, तो बट अब हमारा एक है कि सोशल हम उसको रास्ता देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये इंडिविजुअली राइट है, लेकिन हम उसको स्टेज 4 में रास्ता नहीं देंगे, हम उसको स्टेज 5 में रास्ता देंगे। ठीक है, तो ये जो है हिंज वो चुराएगा तो, लेकिन वो स्टेज 4 पे आके नहीं चुराएगा, वो इसको चुराएगा 5th स्टेज पे आके, जो अपनी दवाई है अपनी वाइफ के लिए चुराएगा, वो स्टेज 5th में आके चुराएगा। अब आप इसको ये भी तो करके देख सकते हो, जो केमिस्ट है, अब केमिस्ट भी तो सोचेगा, हम तो हिंज 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 करे जा रहे हैं, पर अगर हम केमिस्ट की तरफ से सोचें तो केमिस्ट की तरफ से भी तो ये होगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके दवाई बनाई है, पूरी दुनिया में मैंने इसकी डिस्कवरी करी है, यही चीज मेरे पास है, और मैं यही चीज इसको ऐसे दे दूं, क्या ये चीज सही है? तो जो मैंने इतनी मेहनत करी, ये सब करा, वो कहाँ गया? ठीक है, अब स्टेज 5 की बात आ गई। अब हम जब एम्बुलेंस को रास्ता देने लगेंगे, हम देंगे, क्योंकि ये जो स्टेज 5 है, अब इस स्टेज पर हम लोग हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, इसका क्या मीनिंग होता है, और इसमें जो मॉरलिटी होती है ना, ये हम डिफाइन करते हैं, ये हमारे द्वारा डिफाइन होती है, इसमें जो मॉरलिटी होती है ना, हम डिसाइड करते हैं, जो हमें लगता है ये सही है तो हाँ वो सही है, अब चाहे वो दूसरे के लिए गलती क्यों ना हो, बट हम डिसाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट होता है ना, हमारा होता है। अब इसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब ये चीज क्या कहती है, स्टेज 5 क्या कहती है, या हम लोग इस उम्र में आके क्या सोचने लगते हैं 14, 15, 16 के बाद, कि अगर हमने जो कोई गलत काम करा है, अगर उस काम में किसी का भला हो रहा है, या वो सही इंटेंशन के साथ किया गया है, तो हम वो गलत काम भी कर सकते हैं, वो चीज भी सही है। ये हमारी सोसाइटी की मोरलिटी भी कहती है कि अगर हमने कोई काम हम कर रहे हैं और वो सोसाइटी के पर्पज से गलत है, लेकिन हमारी इंटेंशन सही है, और हम किसी की जान बचाने के लिए या किसी का भला करने के लिए गलत कर रहे हैं ना, तो वो चीज सही है। अब जब हमारा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिविजुअली राइट्स है कि किसी की भी जान बचाना, अपनी खुद की भी जान बचाना हमारा सबसे पहला राइट है। हम अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, उसमें गलत चीजें सही चीजें दोनों इंक्लूड होती हैं, कि हमें सही चीज करनी है गलत चीज वो हम डिसाइड करेंगे, बट ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स है कि हम ये चीज कर सकते हैं और ये मॉरलिटी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं गलती, अब कोई मान लो कोई लड़की कहीं जा रही है, उसको आसपास गुंडे छेड़ रहे हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, तो लड़की चाकू चला देती है, तो अब इस पे तो देखेंगे हाँ चाकू मार दिया, पुलिस के पास ले जाओ, जेल में डाल दो, पुलिस के पास ले जाओ, जेल में डाल दो, चाकू मारा है, चाकू मारना गलत है, नियमों का उल्लंघन है, ये सोशल 4 में आएगा, स्टेज 4 में। लेकिन अगर स्टेज 5 में देखेंगे तो ये इंडिविजुअली राइट है अपनी जान बचाना, और उसने जो करा है वो अपनी जान बचाने के लिए करा है, तो इट इज करेक्ट, हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते। अब यहाँ पे लेते हैं हम हिंज की दुविधा। अब हिंज जो है सोशल कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमको दूसरों के बारे में ही भी सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमको दूसरे के बारे में भी सोचना है। कि अब यहाँ पर जो है वो केमिस्ट सोचेगा कि अगर मैं इसको दवाई थोड़ी सस्ते में दे देता हूँ तो इसको चुराना भी नहीं पड़ेगा, इसको जेल भी नहीं होगी और किसी की जान बच जाएगी, तो ये होगा मोरल कॉपरेशन, कि मोरल सहयोग कर रहा है वो, कि हाँ अच्छा मेरे कुछ करने से किसी का भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मुझे करना चाहिए, मुझे उसको दवाई दे देनी चाहिए। सेकेंड चीज, अगर इसी को हम हिंज के पर्पज से देखते हैं तो हिंज क्या करेगा कि भाई मेरी पत्नी मेरे लिए पहले है, ठीक है, मेरे को पत्नी की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि हिंज के अंदर, हिंज अभी डायलेमा में फंसा हुआ है ना, अगर वो पत्नी की जान बचाता है, दवाई चुराता है तो उसको जेल होनी है, ठीक है, और वो नहीं चुराता तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो कहते हैं कि जब मुझे फंसना ही दोनों तरीके से है, दोनों ही तरीके से मुझे फील करना है,
तो मैं पत्नी के लिए दवाई चुरा के मर जाऊं ना, कम से कम वो तो सेफ रहेगी ना, वो तो मुझे याद करेगी कि मैंने उसके लिए कुछ अच्छा करा। तो इसमें उसको 3 चीजें हो जाएंगी, गुड बॉय और स्टेज वाली की हाँ अच्छा बना रहा वो, सोशल ऑर्डर मेंटेन करके इसमें सोशल कॉन्टेक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में भी सब कुछ ठीक रहा। अब 6th आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन, इसका मीनिंग है कि जो सर्वोपरि एथिकल होते हैं ना ओरिएंटेशन के, ये किसी की भी जान से बढ़कर नहीं है। इन रूल्स को, मतलब यहाँ पे तक है कि रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करते हुए रूल्स में कुछ चेंज करा जा सकता है अपने लिए। तो ये चीज ये कहती है, जो छठी स्टेज है कोलवर्ग यहाँ से ये कहना चाहता है कि रूल जो है ना इंसानों के लिए बनाए गए हैं, तो इंसान अपने भले के लिए या दूसरे भले के लिए इन नियमों को बदल सकता है या इनको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नियम बन गए तो बन गए, अब होगा ही नहीं, उसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता तो फिर इंडिया से अच्छी तो कंट्री पूरी इंडिया में दुनिया में तो कहीं होती ही नहीं। पर इतने अभी भी इतने ज्यादा गलत काम होते हैं, इतने नियम, इतने कानून, इतने लॉस तोड़े जाते हैं, तो उसमें से कुछ गलत पर्पस के लिए भी होते हैं और कुछ सही पर्पस के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो इनको हमारा जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये डिसाइड नहीं करता, ये हम डिसाइड करते हैं, तभी तो ये चीज हो रही है। ठीक है ना, DSS भी है, 2-2 3